कुछ देर कंटिन्यू फायरिंग करने से उनकी बुलेट्स खत्म हो गई थी। अब वो सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे। ब्लैक ड्रैगन के साथ जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि मिस रेड लोटस थी। उन लोगों को तो ब्लैक ड्रैगन के बारे में अच्छी तरह नहीं पता था, तो मिस रेड लोटस के बारे में पता होने की तो बात ही छोड़ दो। उन सभी को समझ आ गया था कि आज वो लोग नहीं बचने वाले। डर की वजह से उन सभी की हालत पतली हो रही थी। वो दोनों उनके सामने पहुंच चुके थे। मिस रेड लोटस ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को किसने भेजा है, पर उन्हें खुद कुछ नहीं पता था कि आखिर उन्हें भेजा किसने है। तभी उन्हें दूर खड़ा वो आदमी दिखाई दिया जो उन्हें दूर से ही सभी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। एक आदमी ने उस दूर खड़े मास्क पहने वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस आदमी ने हमें ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे। बस फिर क्या था, मिस रेड लोटस ने बहुत ही स्पीड में उस आदमी की तरफ दौड़ लगा दी। वो आदमी मिस रेड लोटस से 400 मीटर की दूरी पर था। अपनी तरफ मिस रेड लोटस को आते हुए देखकर उस आदमी ने हड़बड़ाकर बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उधर मिस रेड लोटस को इतनी स्पीड से भागता हुआ देखकर उन सभी लोगों की आंखें बाहर ही निकल कर आ गई थीं। उन्हें यह भरोसा होना मुश्किल हो रहा था कि ये लड़की आखिर इंसान है भी या नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इन दोनों पर हमला करने की बेवकूफी ही क्यों की। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी ब्लैक ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी यहाँ से अपने लोगों की लाशों को लेकर निकल जाओ, और आगे से कभी भी तुमने हमला करने की सोची भी तो समझ लेना, वो तुम्हारी आखिरी गलती थी। इतना सुनकर उन आदमी की सांसों में सांस आई। तभी उनमें से एक आदमी ने पूछ ही लिया कि बॉस आपका नाम क्या है। उसने मुस्कुराते हुए कहा ब्लैक ड्रैगन। ये नाम सुनकर तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन सभी ने अपने आदमियों की लाशों को उठाया और वहां से बड़ी फुर्ती से निकल गए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि एक मास्क पहने हुए आदमी को मारना है। वो आदमी थोड़ा डेंजर है, इसलिए कोई भी लापरवाही करने की भूल मत करना। अगर उन सभी लोगों को पहले ही ब्लैक ड्रैगन के बारे में बता दिया होता तो वो कभी भी उस पर अटैक करने की गलती नहीं करते। आज तो उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी जान को यमराज ने बख्शा हो। उन सभी को उस रेड सूट वाली लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था, और न ही वो इस खतरनाक लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते थे। वो तो उसके बारे में पूछने से भी डर रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्लैक ड्रैगन से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। उन सभी ने आज तक ऐसी लड़की के बारे में कभी नहीं सुना था जो इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकती है। वो सभी डर के मारे पसीना में भीग गए थे और वो जल्दी से वहां से निकल गए थे। उन्हें अब इस मसले में नहीं पड़ना था। वो अपने आप से ही कह रहे थे कि आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी अभी 100 मीटर दूर भी नहीं भाग पाया था। उससे पहले ही मिस रेड लोटस ने उसे पकड़ लिया था। मिस रेड लोटस को पता था कि इससे पहले आदमी ने कैसे अपनी जान दे दी थी, इसलिए सबसे पहले उसने उस आदमी का जबड़ा भींचकर उसके मुंह में से वो कैप्सूल निकाला, जिससे कि वो आदमी अपनी जान ना ले पाए। जब मिस रेड लोटस ने अपने हाथों से जो दिखने में पतले और बहुत ही नाजुक लग रहे थे उनसे उस आदमी का जबड़ा भींचा, तो वो आदमी कोशिश करने पर भी उस कैप्सूल को चबा नहीं पाया और कुछ देर में ही दर्द से चीख उठा। उसके मुंह से वह कैप्सूल निकलकर बाहर गिर गया। अब वो आदमी चाहकर भी अपने आप को मार नहीं सकता था। तभी नायरा भी वहां कार लेकर पहुंच चुकी थी। मिस रेड लोटस ने उस आदमी को गाड़ी में डाला और बिना ब्लैक ड्रैगन से मिले वो वहां से मेंशन के लिए निकल गई थी। मेंशन में पहुंचकर नायरा ने उस आदमी को शिवानी के हाथों में सौंप दिया था और वहां से दोनों फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ निकल गई। उन्होंने उस आदमी को शिवानी के हाथों में इसलिए सौंपा था क्योंकि शिवानी किसी का भी मुंह खुलवाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। कुछ ही देर बाद टॉर्चर रूम से उस आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दृष्टि, नायरा और एकनाथ गुरुजी तीनों को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वे सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। तभी उस आदमी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जितनी देर में उन तीनों ने अपना खाना फिनिश किया उतनी देर में तो वह आदमी दर्द से चीख उठा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मुझे जो पता है मैं वो सब बताने के लिए तैयार हूं। फिर भी शिवानी ने अगले 20 मिनट तक उसे नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि दृष्टि अभी खाना खा रही है। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पर आ गई। उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। एकनाथ गुरुजी भी उनके साथ थे।
दृष्टि ने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे कट लगाकर शिवानी ने उन पर बड़ी वाली रेड वाइल्ड चींटियों को छोड़ दिया था। ये देखकर दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन चींटियों की कमजोरी पानी था। जैसे ही शिवानी ने उस आदमी पर पानी डाला, वैसे ही वो सभी चींटियां उस आदमी के ऊपर से भागने लगी। अब जाकर उस आदमी को शांति मिली। दृष्टि ने उससे कहा कि तुम्हें किसने भेजा है और उसकी आरएसआर से क्या दुश्मनी है। वो आदमी मिस्टर आरएसआर को क्यों मारना चाहता है। तो पहले तो वो आदमी चुप रहा, पर जैसे ही दृष्टि ने शिवानी का नाम लिया, उस आदमी ने बोलना शुरू किया। वो आदमी इंसान की खाल में दरिंदा है। वो रोज कितने ही आदमियों को बिना किसी गलती के मार देता है। वह यूपी के एक छोटे से गांव में रहता है। वैसे तो वो पिछले 1 साल से यहाँ नहीं है और किसी को ये भी नहीं पता है कि वो रहता कहाँ है। पर वो 15 अक्टूबर को इंडिया जरूर आता है अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी 20 दिन पहले ही वो इंडिया होकर गया था। अब 1 साल बाद ही वो अपने गांव वापस आएगा और वो एक लड़की के लिए आरएसआर को मारना चाहता है। उसने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसकी वो कई सालों से तलाश कर रहे थे। और उस आदमी को ये नहीं पता था कि जिसके बारे में वह बात कर रहा था, वह लड़की उसी के सामने खड़ी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि दृष्टि ही थी। इससे ज्यादा मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, चाहे तो तुम मुझे जान से ही क्यों न मार दो। सभी को उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी, पर मिस रेड लोटस तो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसे अभी तक उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ हो। इसलिए दृष्टि ने उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर उसे वहीं उस ग्राउंड में छोड़कर आने को कहा, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब उसे उस आदमी की कोई जरूरत नहीं थी। दृष्टि की बात सुनकर शिवानी उसे कुछ ही घंटों में वहां छोड़कर वापस आ गई थी। जब वो वापस आई तो दृष्टि और नायरा दोनों आरएसआर मेंशन जाने के लिए रेडी थे। शिवानी भी छोटे बच्चों की तरह अपना मासूम सा फेस बनाकर उनके साथ चलने की जिद करने लगी। दृष्टि ने हार कर उसे भी चलने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी आरएसआर ग्रुप में पहुंच चुका था। उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था। अब वहां आरएसआर के केबिन में ब्लैक ड्रैगन नहीं बल्कि आरएसआर बैठा था। उसे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था कि वो लास्ट टाइम भी मिस रेड लोटस से नहीं मिल पाया था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो वह मिस लोटस से पूछना चाहता था। पर जब मिस्टर ब्लैक ड्रैगन उस स्टेडियम से बाहर निकला तो उसे वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया था कि मिस रेड लोटस जा चुकी है। वो उसे अपनी हेल्प के लिए एक थैंक यू तक नहीं बोल पाया था। आरएसआर के सामने विक्रम खड़ा हुआ था। उसने जब आरएसआर को इतनी गहरी सोच में देखा तो उसने पूछ लिया कि बॉस, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? आरएसआर ने विक्रम को पूरी घटना के बारे में बता दिया था जो अभी वहां पर हुई थी। विक्रम को भी पूरी घटना के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई। आरएसआर वहां पर इसलिए आया था क्योंकि आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। शेयर एंड लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मिस्टर ऋषिवर्धन अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहा था। मिस्टर जयवर्धन पिछले 1 हफ्ते से किसी जरूरी काम के लिए देश से बाहर गए हुए थे। आज रात को वह घर आने वाले थे। मिस्टर ऋषिवर्धन को उनसे बहुत सारी बातें करनी थी। आखिर मिस रेड लोटस को उस आदमी के बारे में ऐसी क्या जानकारी मिल गई थी जो कि वो आरएसआर को मारना चाहता था। मिस्टर आरएसआर मिस रेड लोटस से पूछना क्या चाहते थे और वो किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। मिस्टर ऋषिवर्धन अपने पिता जयवर्धन से आखिर क्या बात करना चाहता था और आगे इन सब की लाइफ में और क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं। आखिर मिस्टर जयवर्धन देश से बाहर क्यों गए थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। ऋषिवर्धन पिछले 2 घंटों से हाल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसका असिस्टेंट भी सोच रहा था कि कुछ दिनों से छोटे मालिक का बिहेव बिल्कुल चेंज हो गया है। जिस दिन से ये दिल्ली से आए हैं इनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। उस दिन से ही ये घंटों घंटों तक बैठे हुए हंसते रहते हैं। जब बड़े मालिक को उनकी इस परेशानी का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? असिस्टेंट वेद इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी हवेली के मेन डोर से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। असिस्टेंट वेद ने उसे ग्रीट किया। वो आदमी सोफे पर आकर बैठ गया।
वो बूढ़ा आदमी जयवर्धन था। तभी ऋषिवर्धन दौड़कर उनके पास आया और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जयवर्धन ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, अभी मैं थका हुआ हूं, सुबह बात करते हैं, और अपने कमरे में जाने लगा। ऋषिवर्धन ने उनके पीछे पीछे जाते हुए कहा, मैं RSR से मिला था। इतना सुनते ही जयवर्धन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो वापस उसी सोफे पर बैठ गए। अब तो वेद का ध्यान भी ऋषिवर्धन की बातों पर ही था। ऋषिवर्धन ने कहा, मुझे पता चल गया है कि हमारी दृष्टि मिस्टर RSR के मेंशन में क्यों है। जयवर्धन और वेद का ध्यान सिर्फ ऋषि की बातों पर था। ऋषि ने कहा, पिताजी, वो RSR की वाइफ है। इतना सुनते ही जयवर्धन को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पोती RSR की वाइफ निकलेगी। उन्हें क्या पता था कि उसकी आइडेंटिटी इतनी बड़ी निकलेगी कि मिस्टर जयवर्धन को भी उसके सामने अपनी शोहरत भी काफी छोटी लगने लगेगी। वेद भी यह सुनकर हैरान था। ऋषिवर्धन को पता था कि उनके पिताजी को ये बात सुनकर शॉक लगेगा, इसलिए उसने पहले ही वहां टेबल पर पानी रखा हुआ था। जयवर्धन ने टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया। उसका गला सूख गया था। अब ऋषि ने आगे उसे नक्श के बारे में सारी डिटेल बताई, जिसे सुनकर जयवर्धन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी सारी थकावट दूर हो गई थी। जयवर्धन ने ऋषिवर्धन से कहा कि तुम सच कह रहे हो, यशवर्धन के 2 बच्चे थे। ऋषि ने कहा, वो बिल्कुल यश भाई पर गया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यश भाई मेरे सामने खड़े हो। यश के बारे में याद आते ही ऋषिवर्धन की आंखें भी गीली हो गई थीं। उसने कहा, पिताजी, दृष्टि की शादी को 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। जयवर्धन ने उससे कहा, कहीं तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि हमारी दृष्टि एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है? कहीं मैं परनाना तो नहीं बनने वाला? उसके चेहरे पर खुशी के अलग ही भाव थे। ऋषिवर्धन ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनते ही जयवर्धन के चेहरे पर उदासी आ गई। तभी ऋषिवर्धन ने जयवर्धन से कहा कि दृष्टि तो पहले ही बच्चों को जन्म दे चुकी है। उसने जयवर्धन को ये नहीं बताया कि दृष्टि के ट्विंस बेबीज हैं। ये सुनकर तो जयवर्धन के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे तो उसे इस संसार की सारी खुशियां मिल गई हो। जयवर्धन ने कहा, मुझे जल्द से जल्द अपने सभी बच्चों से मिलना है। ऋषिवर्धन ने एक नया कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, वो भी किसी और के नाम से। उसने विक्रम को कॉल किया। विक्रम ने कॉल रिसीव करके मिस्टर ऋषिवर्धन को ग्रीट किया, क्योंकि RSR ने पहले ही विक्रम को ऋषिवर्धन और दृष्टि के रिलेशन के बारे में बता दिया था। अर्शी ने कॉल पर कहा कि पिताजी RSR से मिलना चाहते हैं, उन्हें सभी बच्चों से भी मिलना है। अर्शी की बात सुनकर विक्रम ने कहा, अंकल जी, मैं कल का ही स्केड्यूल कुछ देर में प्लान करके आपको बताता हूँ। उसकी बात सुनकर ऋषि भी बहुत खुश था। फिर ऋषि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। ऋषि ने अपने आप से ही कहा कि ये RSR का असिस्टेंट आखिर मुझे अंकल क्यों बोल रहा था। उसने सोचा, छोड़ो, इतनी छोटी सी बात पर क्या सोचना, शायद विक्रम RSR की फैमिली को ऐसे ही ट्रीट करता हो। फिर आर्शी ने अपने पिताजी से कहा कि वो कल ही आपको उन सभी से मिलवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि और नायरा दोनों बच्चों को ऐसे लाड दुलार कर रहे थे जैसे कि वो अपने बच्चों से बरसों से नहीं मिले। क्यूटी पाई शिवम के साथ कल की ही गई हुई थी। उसे शूटिंग में 3 दिन लगने वाले थे, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया था। RSR भी घर आ चुका था। वो भी देवांश को खिला रहा था, पर उसे अपनी एंजल की बहुत याद आ रही थी। शिवानी को तो छोटे बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद थे। विक्रम ने RSR को धीरे से मिस्टर वर्धन के बारे में बताया। RSR के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जयवर्धन को कल शाम को 5 बजे RSR मेंशन में इनवाइट करने के लिए कहा। विक्रम ने भी जल्दी से इनविटेशन के बारे में अर्शी को कॉल करके बता दिया था और कहा था, आप सीधा RSR ग्रुप में ही आ जाना, वहां से हम सभी मेंशन के लिए निकलेंगे। इससे आपको कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। ऋषिवर्धन को भी उसकी प्लानिंग सही लगी। अगली सुबह शिवम अपनी शूटिंग में बिजी था। ये शूट मनाली में शूट हो रहा था। दूसरी तरफ हमारी क्यूटी पाई वैनिटी वेन से ही बाहर का नजारा देखकर खुश हो रही थी। उसको सब कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसका बार बार बाहर जाने का ही मन कर रहा था। देवांशी को उसकी बेबी सिटर ने गर्म ऊनी कपड़ों से अच्छे से कवर किया था ताकि उसे ठंड न लग जाए, और वैन का टेम्परेचर भी नॉर्मल कर दिया था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। वो नजारा देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था। इस मूवी में उसकी को स्टार एक्ट्रेस मिस लवीना थी। पिछले 2 दिनों से शिवम का बिहेवियर काफी अच्छा था, क्योंकि उसकी क्यूटी पाई उसके साथ जो थी, पर मिस लवीना ने उसकी चेहरे की मुस्कान का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था।
शूटिंग खत्म हुई थी तभी मिस लवीना शिवम के पास आई और शिवम से कहा, सर आपकी एक्टिंग स्किल सच में माइंड ब्लोइंग है। शिवम ने भी उसकी बातों पर एक मुस्कान पास कर दी, पर उसे कुछ कहा नहीं, जिससे लवीना की हिम्मत और बढ़ गई। उसने शिवम के और पास आते हुए कहा, शिवम सर, आप चाहे तो हम यहाँ पर कुछ टाइम साथ बिता सकते हैं। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसे पता नहीं था कि शिवम की नजरें उसकी बातों से छोटी हो गई थी। लवीना ने जैसे ही उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो लवीना को कुछ कहने वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट प्रेम दौड़ता हुआ आया और शिवम से बोला, सर, मिस प्रिंसेस आपके साथ बाहर घूमने की जिद कर रही है और उन्हें देखकर लग रहा है कि आप कुछ सेकंड में उनके पास नहीं पहुंचे तो शायद ही आप उनके गुस्से का सामना कर पाओगे। आपको तो उनके गुस्से के बारे में पता ही है, वो सभी को घूर घूर कर देख रही है। आपको पता ही है, सब उनके गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं। शिवम ने जब प्रेम की बात सुनी तो वो दौड़ता हुआ वैनिटी वैन की तरफ चला गया। मिस लवीना भी ये सब देखकर शॉक थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। कि जो शिवम किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, वो आज किसी लड़की के लिए इतना परेशान हो गया है कि जो पागलों की तरह उस लड़की के लिए भाग रहा है। ये सोचकर ही लवीना की जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसे मिस प्रिंसेस से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो शिवम को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। वो ही क्या, जो भी एक्ट्रेस शिवम के साथ काम करती थी उनका यही हाल होता था। शिवम था ही इतना हैंडसम, पर वो था कि किसी भी एक्ट्रेस को घास तक नहीं डालता था। वो शूटिंग के तुरंत बाद ही उस जगह से निकल जाता था और उसके गार्ड्स भी किसी को अपने पास नहीं आने देता था। लवीना भी उसकी वैनिटी वैन के पास जाने को हुई तो गार्ड्स ने उसे भी रोक लिया। आखिर मिस्टर जयवर्धन RSR और दृष्टि से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी बात है जिसे वो RSR को बताना चाहते हो? आखिर मिस लवीना का प्लान क्या था? वो शिवम के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहती थी? क्या मिस लवीना को शिवम की प्रिंसेस के बारे में पता चल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर। शिवम शूटिंग के तुरंत बाद ही उस जगह से निकल जाता था और उसके गार्ड्स भी किसी को अपने पास नहीं आने देता था। लवीना भी उसकी वैनिटी वैन के पास जाने को हुई तो गार्ड्स ने उसे भी रोक लिया। उसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। मैं शिवम के बहुत खास लोगों में से हूँ। सभी गार्ड्स उसकी बचकानी बातों पर हंस रहे थे। एक गार्ड ने सख्ती दिखाते हुए मिस लवीना से कहा, मिस, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी तो मुझे जबरदस्ती आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। उस गार्ड की बात सुनकर एक्ट्रेस लवीना डर गई और पीछे मुड़कर जल्दी से वहां से भाग गई। शिवम अपनी वैनिटी वैन में पहुंच गया था। 2 ठंडी निगाहें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। पर अब शिवम को उन सब चीजों की आदत हो गई थी। उसे पता था कि उसे अपनी क्यूटी पाई को कैसे हैंडल करना है। वो क्यूटी पाई के पास गया और उसने उसके कान में धीरे से कुछ ऐसा कहा जिससे उसके चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन मुस्कान में बदल गए थे। ये सब देखकर दोनों नैनी भी हैरान थी कि शिवम इस छोटी सी डेविल को कैसे हैंडल कर लेता था। नहीं तो वो बच्ची तो सिर्फ अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से ही किसी का भी गला सुखा दे। उसके बाद वैनिटी वैन वहां से निकल गई। बॉडीगार्ड्स की 10 to 12 गाड़ियां भी उसके साथ थीं। वैनिटी वैन मनाली के एक 5 स्टार रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। सभी बॉडीगार्ड्स कार से बाहर निकले और पहले उस एरिया को सिक्योर किया। जब अच्छे से कंफर्म हो गया कि वहां कोई डेंजर थ्रेट्स नहीं है, तब जाकर शिवम के असिस्टेंट ने वैनिटी वैन की डोर बेल बजाई। उसके बाद उसमें से शिवम अपनी गोद में क्यूटी पाई को लेकर उतरा और उसके पीछे 30 साल के आसपास की 2 लेडीज भी थी। वो दोनों देवांशी की नैनी के साथ साथ उसकी गार्ड्स भी थी। वो सभी वहां से सीधा अंदर की तरफ निकल गए। प्रेम ने पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया था, इसलिए उन्हें रिसेप्शन पर रुकना नहीं पड़ा। वो सीधा वहां से निकलकर पीछे की तरफ चले गए। वो पूरा एरिया उस रिजॉर्ट के अंदर ही आता था। आज उस पूरे एरिया को कुछ घंटों के लिए शिवम ने बुक कर लिया था, क्योंकि वो अपनी देवांशी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उन पलों की यादों को कैमरे में कैप्चर करना चाहता था। वहां पर बहुत सारी बर्फ देखकर देवांशी खिलखिलाकर हंसने लगी और प्रेम उन दोनों की मुस्कुराते हुए उनकी पिक्स लेने लगा।
देवांशी को शिवम ने अपनी गोद में से नीचे उतार दिया था। वो अपने छोटे छोटे पैरों से बर्फ पर दौड़ लगा रही थी। शिवम ने बर्फ का छोटा सा गोला बनाकर उसे देवांशी के फेस पर बड़े प्यार से मारा। देवांशी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्फ को उठाया और छोटा सा गोला शिवम को मारा। उस गोले के लगते ही शिवम एक्टिंग करके पीछे बर्फ में गिर गया। ये देखकर देवांशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसके फेस पर बर्फ फेंकने लगी। वे दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे और प्रेम उन दोनों की वीडियो शूट कर रहा था। उसी समय एक लड़की रिसेप्शन पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उनके साथ 4 लड़के और 5 लड़कियां थीं। वो उस रिसेप्शनिस्ट से रिसोर्ट के पीछे वाले एरिया को बुक करने के बारे में बात कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने उस लड़की से कहा, मैडम, वो एरिया अभी कुछ घंटों के लिए बुक है। उस लड़की ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे वो प्लेस अभी क्लियर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट काफी परेशान हो गई थी। उसने मैनेजर को कॉल करके बुलाया। मैनेजर जल्दी से वहां पर आ गया। मैनेजर ने वहां पर आते ही उस लड़की को पहचान लिया था। उसने कहा, कीर्ति मैम, आप बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो मैनेजर उस लड़की की पूरी चापलूसी कर रहा था। वो लड़की मनाली की सबसे बड़ी फैमिली के हेड की बेटी थी। वो मदान फैमिली के हेड अखिलेश मदान की बेटी थी। वो मनाली के बड़े बिजनेसमैन थे। उनके लाड प्यार ने कीर्ति को कभी फील ही नहीं होने दिया कि बाहर की लाइफ कैसी होती है। वो हमेशा अपनी फ्रेंड्स की हर बात मानती थी। आज भी वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की वजह से आई थी। उसके सभी फ्रेंड्स भी एलिट फैमिली से थे। मैनेजर की बात सुनकर उसने गुस्से में मैनेजर से कहा कि मुझे पीछे वाला प्राइवेट एरिया चाहिए अभी, और ये रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि वो एरिया अभी बुक है। मैनेजर ने कहा, मैडम, मैं अभी आपके लिए उसका इंतजाम करता हूँ। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, जिसने भी बुकिंग की है उसकी बुकिंग कैंसिल करके उसे बाहर निकालो। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। उस लड़की की ये बात सुनकर कीर्ति भी उस लड़की से चिढ़ गई थी। कीर्ति के फेस पर उस लड़की के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसने कीर्ति का ऑर्डर मानने से माना कर दिया था। मैनेजर ने उससे कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। मैं अभी तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम्हें कौन जॉब पर रखता है। इतना सुनने के बाद उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की अभी 25 साल के आसपास ही थी। उस मैनेजर किसी को कॉल किया। कुछ ही मिनट्स में एक लड़का वहां पर एक एनवेलप देकर चला गया। उसके बाद मैनेजर ने वो सस्पेंशन लेटर उस लड़की के हाथ में देकर कहा, यू आर फायर्ड। वो लड़की वहां से रोते हुए निकल रही थी कि तभी वो वहां से जाते हुए प्रेम के असिस्टेंट से टकरा गई। प्रेम उस समय वेनिटी वैन से देवांशी के लिए मिल्क लेने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि जिस लड़की से वो टकराया था वो वही रिसेप्शनिस्ट थी जिससे बात करके उसने बैक एरिया को बुक किया था। पर उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस लड़की ने सिर झुकाए प्रेम से सॉरी बोला और वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी प्रेम ने उससे कहा, मिस, आप कुछ परेशान है? उसने अटकती हुई आवाज में प्रेम से कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तभी उसे वो लड़का जाना पहचाना लगा। उस लड़के को देखते ही उसने कहा, सर मैं तो ठीक हूं, पर आप अपना ख्याल रखना, रिसोर्ट का मैनेजर आपकी बुकिंग कैंसिल कर रहा है। इतना कहकर वो लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि तभी कुछ लड़कों ने आकर उसे घेर लिया। वो सभी कीर्ति के गार्ड्स थे। प्रेम को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अभी तो उसे उनके बुकिंग कैंसिल होने की बात पता चली थी और अब ये लड़के इस लड़की को घेर कर खड़े हो गए थे। उन सब में से एक लड़के ने कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम कीर्ति मैडम के ऑनर को मना कर सको। अगर तुम उन लोगों की बैक एरिया की बुकिंग कैंसिल कर देती तो आज तुम इस मुसीबत में नहीं फंसती। और क्या कहा था तुमने कीर्ति मैडम के सामने कि तुम्हारे एथिक्स तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देते। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? उसने सभी से कहा, इस लड़की को पकड़कर कार में डालो। वो लड़की डर से कांप रही थी। प्रेम को अब सारी बात समझ में आ गई थी कि वो लड़की उनकी वजह से ही इस परेशानी में फंसी है। इतना समझ आते ही प्रेम ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने पीछे कर लिया। उस लड़की को भी प्रेम के पीछे सेफ फील हुआ। उन लड़कों ने कहा कि तुम एक अच्छे आदमी लगते हो,
इस मैटर से दूर रहने में ही तुम्हारा फायदा है। दूसरी तरफ मैनेजर भी कीर्ति और उसके फ्रेंड्स को लेकर बैक एरिया की तरफ निकल गया, पर उन सभी को गार्ड्स ने मेन एंट्री डोर पर ही रोक लिया। वो हट्टे कट्टे गार्ड्स वेपन से लैस थे। तभी मैनेजर ने कहा कि मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूं। एक गार्ड ने कहा, तो फिर क्या हुआ? उस गार्ड ने कहा, जब तक बुकिंग का टाइम फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये हमारी प्रॉपर्टी है। उस गार्ड की बात सुनकर उन सभी का गुस्सा बढ़ गया था। आखिर प्रेम ने उस लड़की को उन लड़की से क्यों बचाया, और अब आगे वो लड़की क्या करने वाली है? आखिर मैनेजर को उस गार्ड की बात सुनकर गुस्सा क्यों आ गया था, और अब आगे कीर्ति क्या करने वाली थी? क्या शिवम और क्यूटी पाई पर कोई मुसीबत आने वाली थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उस गॉड ने कहा, जब तक बुकिंग का टाइम फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये हमारी प्रॉपर्टी है। उस गार्ड की बात सुनकर उन सभी का गुस्सा बढ़ गया था। उस गॉड की बातों से मैनेजर को कीर्ति मदान के सामने बहुत ही इंसल्ट फील हुई। उसने गार्ड से कहा, मैंने तुम्हारी बुकिंग कैंसिल कर दी है, अब तुम यहां से जा सकते हो। वो गार्ड उस मैनेजर को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ आदमी खड़ा हो। इस बात से मैनेजर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैनेजर ने वॉकी टॉकी पर सभी गार्ड्स को बैक एरिया के एंट्रेंस पर आने के लिए कहा। वहां पर 30 के आसपास गार्ड्स आ चुके थे। तभी मैनेजर ने उनसे कहा कि इन गार्ड्स को निकालकर बाहर फेंको, पर उन लंबे चौड़े दोनों गार्ड्स को देखकर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे लोग उनसे कुछ कह सके। तभी उनमें से एक गार्ड ने अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली और उन गार्ड्स के पैरों के पास में 2-3 बुलेट्स शूट कर दी, जिससे वहां खड़े रिजॉर्ट के गार्ड्स 2 सेकंड में ही वहां से गायब हो गए। उधर प्रेम ने भी 2 सेकंड में उन सभी को धूल चटा दी थी और उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहा और फिर वेनिटी वैन से देवांशी का मिल्क लिया। उसके बाद वो भी वहां बैक एरिया के डोर पर आ चुका था। उस लड़की को इस अनजान लड़के के साथ देखकर कीर्ति मदान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने प्रेम से कहा, तुम लोग चाहे कोई भी हो, पर तुम मेरी फैमिली की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि इस लड़की को मुझे सौंप दो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि मेरे से टकराना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। प्रेम ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। उसके बाद वो अपने साथ उस लड़की को लेकर अंदर की तरफ चला गया। वो लड़की वहां पर खड़े होकर गुस्से में पागल हो रही थी, इसलिए उस लड़की ने अपने पर्स से पिस्टल निकाली और एक गार्ड पर चला दी। वो बुलेट उस गार्ड के हाथ को छूकर निकल गई। उसके साथ के सभी लोग इस सीन को देखकर डर गए थे। तभी दूसरे गार्ड ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से गन छीनी और उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ के लगते ही कीर्ति मदान के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़की इस गार्ड के एक थप्पड़ में बेहोश हो गई थी। गन फायर की आवाज सुनकर वहां पर प्रेम और शिवम दोनों भी जल्दी से दौड़कर आ गए थे। देवांशी के साथ दोनों नैनी खेलने लगी थी। गार्ड ने वहां पर जो हुआ वो सारी घटना उन दोनों को एक्सप्लेन कर दी थी। सभी लोग वहां पर सुपरस्टार शिवम को देखकर हैरान थे। कीर्ति की एक फ्रेंड ने उसके फेस पर पानी छिड़का तो उसे भी होश आ गया था। वो भी शिवम को देखकर हैरान थी। हो भी क्यों ना वो सभी लड़कियों का क्रश जो था। तभी शिवम ने अपने गार्ड्स से कहा, इन सभी को उठाकर यहां से बाहर फेंको। उसने नीचे गिरी हुई कीर्ति की तरफ देखा भी नहीं था और उसके मुंह से ये शब्द सुनकर तो कीर्ति का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, पर वो कुछ बोल पाती इससे पहले गार्डस ने उन सबों को पकड़कर बाहर ले जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कीर्ति को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई थी। उसके साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर शिवम, अगले 1 घंटे में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, बस मेरे आने का इंतजार करना। और इतना कहकर वो गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर निकल गई। अब तो मैनेजर को भी लग रहा था कि वो गलत झगड़े में फंस गया है। उसने रिजॉर्ट के मालिक को फोन पर सारी बात बता दी। अखिलेश मदान का नाम सुनकर उस रिजॉर्ट का मालिक भी घबरा गया था। उसने मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे एक सेलिब्रिटी को भी धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला गया। इस बात पर मैनेजर ने कहा, सिर उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स वेपन से लैस है, जिसे देखकर हमारे गार्ड्स भी वहां से डरकर भाग गए थे, इसलिए हम उस सेलिब्रिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
ये बात सुनकर उसे रिजॉर्ट के मालिक ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। वैसे तो शिवम को किसी बात का डर नहीं था, पर उसे अपनी क्यूटी पाई को लेकर टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने रुद्र को कॉल करके वहां पर हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया था। रुद्र इस टाइम फ्रेश होकर अपने रूम में दृष्टि के साथ मस्ती कर रहा था, क्योंकि अब भी सुबह के 9 o'clock ही बजे थे। शिवम का शूट सुबह सनराइज होते हुए का था। उस सीन को कंप्लीट करने के बाद वो सीधा उस रिसोर्ट में आ गया था। दृष्टि ने भी शिवम की बात सुन ली थी। उनके लिए तो वे दोनों ही बराबर थे। इस समय रुद्र की आंखों में आने वाले तूफान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बस फिर क्या था, रुद्र ने विक्रम को कॉल किया और उसे चॉपर रेडी करने के लिए कहा और साथ में अपने कुछ आदमियों को भी रेडी होने के लिए कहा। दूसरी तरफ दृष्टि भी नायरा के साथ घर से निकल गई। दूसरी तरफ कीर्ति ने भी वीडियो कॉल करके अपने पापा अखिलेश मदान को रोते हुए वहां पर हुई घटना के बारे में बता दिया था। अखिलेश तो अपनी बेटी के सूजे हुए गाल को देखकर पागल ही हो गया था। उसने जिस बच्ची को आज तक कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दी और आज उसकी बच्ची का ये हाल था। अब उसे ये नहीं जानना था कि गलती किसकी थी, वो तो बस उस सेलिब्रिटी को खत्म कर देना चाहता था। उसने कहा, बेटा रोना बंद करो, मैं अभी वहां पर आता हूं। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अखिलेश ने वहां की एक बड़ी और खतरनाक गैंग के लीडर को कॉल किया। वो लीडर भी अखिलेश की कॉल को देखकर डर गया था, क्योंकि इस गैंग का बॉस भी अखिलेश मदान ही था। वैसे अखिलेश मदान बुरा आदमी नहीं था, पर आज तो उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस लीडर ने कहा, बॉस क्या हुआ? अखिलेश मदान ने उसे मनाली के हिल टाउन रिजॉर्ट के सामने जल्द से जल्द आने को कहा। उसने कमिश्नर को भी आज की होने वाली घटना के बारे में आगाह कर दिया। उसने कहा कि कमिश्नर हो सके तो मेरे पहुंचने से पहले तुम उस सेलिब्रिटी और उसके आदमियों को जेल में डाल दो। अगर मैं वहां पहुंच गया तो आज उस सेलिब्रिटी को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। शिवम को भी नहीं पता था कि आज की ये घटना इतनी बड़ी बन जाएगी। कमिश्नर भी अखिलेश की बात सुनकर डर गया था। वो अब भी हिल टाउन के पास ही था। कमिश्नर ने जल्दी से पास के 2-3 पुलिस स्टेशंस में कॉल किया और उन सभी को जल्दी से हिल टाउन रिजॉर्ट आने के लिए कहा। कमिश्नर और 22 पुलिस वाले अगले आधे घंटे में ही उस रिसॉर्ट में पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में पता किया। उसे कुछ आधी अधूरी जानकारी ही मिल पाई थी, पर जब उसे उस सेलिब्रिटी का नाम पता लगा तो वह भी हैरान था कि अखिलेश वहां पर इतने बड़े सेलिब्रिटी को अपने हाथों से मारने के लिए आ रहा है। रिजॉर्ट का मालिक भी वहां पर आ चुका था। उसके बाद कमिश्नर ने सबसे पहले खुद ही उस सेलिब्रिटी से बात करने की सोची और वह उस बैक एरिया की तरफ चला गया। उसके साथ रिजॉर्ट का मालिक भी था। वहां पर कमिश्नर को भी उन गार्ड्स ने रोक लिया, पर कमिश्नर समझदार आदमी था। वो उन गार्ड्स को देखकर पहचान गया था कि ये कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं है। इसलिए कमिश्नर ने बहुत ही रेस्पेक्ट से उन गार्ड्स से बात की कि उन्हें बस सर से 10 मिनट के लिए मिलना है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। गार्ड ने भी रेस्पेक्ट दिखाते हुए कमिश्नर से कहा, सर मैं अभी अपने बॉस से आपसे मिलने के बारे में पूछ कर आता हूँ। उसके बाद वो गार्ड वहां से चला गया। रिजॉर्ट के मालिक ने धीरे से कमिश्नर से कहा, सर आप इन गार्ड से इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहे हो? कमिश्नर ने उससे कहा, बेवकूफ, तुम्हें ये कोई नॉर्मल गार्ड लगते हैं। उनका खड़े होने का तरीका, उनका गन्स को पकड़ने का तरीका और उनके बात करने में उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ये देखकर भी तुम नहीं समझे कि ये हाईली ट्रेन्ड गार्ड्स है। इनकी सालाना सैलरी भी करोड़ों में होगी। बात इतनी सीधी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे लगता है इस सेलिब्रिटी की कोई और पहचान भी है, नहीं तो ये इतने गार्ड्स को अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाता। ध्यान से देखो, इसके साथ 25 से 30 गार्ड्स है। क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है? और तुम कह रहे हो कि मैं इनसे इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा हूं? आखिर क्या कमिश्नर को शिवम के बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाएगा? क्या कमिश्नर शिवम को अरेस्ट करके ले जाएगा? क्या कमिश्नर को शिवम से मिलने की परमिशन मिल पाएगी? आखिर अखिलेश शिवमसा के साथ क्या करने की सोच रहा है? क्या वह अपनी बेटी की इंसल्ट का बदला शिवम से ले पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। ध्यान से देखो, इसके साथ 25 से 30 गार्ड्स है। क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है? और तुम कह रहे हो कि मैं इनसे इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा हूं?
कमिश्नर की बात सुनकर रिजॉर्ट के मालिक के पसीने छूट गए। अब वो और भी ज्यादा घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मैटर से बाहर कैसे निकले। गार्ड ने अंदर जाकर शिवम से कहा, बॉस, कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेम ने कहा कि वैसे क्या कहा कमिश्नर ने? मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे 10 मिनट के लिए आपके सर से बात करनी है। वो रिसेप्शनिस्ट कमिश्नर का नाम सुनकर कांप गई थी। शिवम ने कहा, उनको अंदर भेज दो, लेकिन याद रहे कि सिर्फ वो ही अकेले आ सकते हैं, और वो भी बिना वेपन्स के। वो गार्ड कमिश्नर को इन्फॉर्म करने के लिए चला गया। कमिश्नर और रिसोर्ट का मालिक आपस में बात कर ही रहे थे। तभी वहां पर वो गार्ड वापस आ गया जो शिवम से परमिशन लेने गया था। उस गार्ड ने आकर कमिश्नर से बड़े रिस्पेक्ट से कहा, सर, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी गन लेकर अंदर नहीं जा सकते। कमिश्नर ने अपनी पिस्टल अपने असिस्टेंट के हाथों में दी और फिर गार्ड्स ने उनकी चेकिंग करके उन्हें जाने की परमिशन दे दी। कमिश्नर के साथ उस रिसोर्ट का मालिक भी अंदर जाने लगा, लेकिन गार्ड ने उसको मैन डोर के बाहर ही रोक लिया। कमिश्नर अंदर जाकर शिवम को बड़े रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए बोला, सर, आप क्या यहां पर हुई घटना के बारे में मुझे डिटेल में बता सकते हैं? प्रेम ने कमिश्नर को सारी बात डिटेल में बता दी। प्रेमी ने आगे कहा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहां पर खड़ी इन रिसेप्शनिस्ट से भी पूछ सकते हैं। उस लड़की ने भी सारी बातें डिटेल में कमिश्नर को बता दी। अब कमिश्नर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कमिश्नर अपन को पता था कि सारी गलती मिस्टर अखिलेश की बेटी मिस कीर्ति की ही निकलेगी। कमिश्नर ने शिवम से कहा कि सर, आपको जल्दी से ये शहर छोड़कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उस लड़की के पिताजी इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। कमिश्नर की बात सुनकर शिवम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कमिश्नर उस स्माइल का मतलब समझ नहीं पाता है। शिवम कमिश्नर की बात सुनकर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम यहाँ से क्यों जाए? और सर, आपको तो उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने मुझे मारने की धमकी दी है, और उल्टा आप हमें ही यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हो। और क्या होगा अगर उन्होंने रास्ते में हम पर हमला कर दिया तो? क्या आप इस चीज की जिम्मेवारी लेंगे? शिवम की बात सुनकर कमिश्नर के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी शिवम ने कहा, कमिश्नर सर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वालिटी टाइम है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी सिचुएशन में मेरी प्रिंसेस का क्वालिटी टाइम खराब हो। कमिश्नर को शिवम की बात समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहा था, पर कमिश्नर ने उस बात को अपने दिमाग से निकालकर वहां से जाना ही सही समझा। कुछ ही देर में कमिश्नर बाहर आ गया था। रिसोर्ट के मालिक ने कमिश्नर से कहा कि मैटर सोल्व हो गया। कमिश्नर ने अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहा कि मैटर सोल्व होने की तो बात भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंदर जो सेलिब्रिटी है वो किसी की बात मानेगा। उसने मुझसे कहा कि मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं। रिसोर्ट के मालिक ने कमिश्नर से कहा कि तुमने उसे मिस्टर अखिलेश मदान के बारे में नहीं बताया। कमिश्नर ने कहा कि मैंने उससे कहा था कि उस लड़की के पिता ने तुम्हें मारने की धमकी दी है, तो उसने उल्टा ही मुझसे कहा कि मैं मिस्टर अखिलेश को जाकर जेल में डाल दूं। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने वहां से वापस आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कमिश्नर और रिसोर्ट का मालिक आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रिसोर्ट के बाहर से कारों की आवाज आने लगी। कमिश्नर और रिसोर्ट का मालिक दोनों जल्दी से रिसोर्ट के बाहर गए। बाहर अखिलेश मदान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था। अखिलेश कार से बड़े स्टाइल में बाहर निकला। उसने अपने मुंह में सिगार रखी। उसके असिस्टेंट ने जल्दी से आकर सिगार जलाई। उसके बाद वो अपनी लिमिटेड एडिशन कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तभी अखिलेश के पास उसकी बेटी दौड़कर पहुंची। उसके गाल पर उस गार्ड की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वो अभी भी रो रही थी। अखिलेश ने इससे पहले कभी कीर्ति को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था, और आज इतने सालों बाद उसकी आंखों में अखिलेश ने आंसू देखे थे। अखिलेश मदान ने देखा, उसके होंठ के साइड किनारे में से निकला हुआ सूखा ब्लड साफ दिखाई दे रहा था। कीर्ति के साथ उसके सभी फ्रेंड्स भी थे। कीर्ति की ये हालत देखकर तो अखिलेश के गुस्से की सीमा न रही। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो गया था। उसने अपनी बेटी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। उसने हमेशा कीर्ति को लाड प्यार से पाला पोसा था। तभी अखिलेश की नजर वहां पर खड़े कमिश्नर और उस रिसोर्ट के मालिक पर पड़ी। उसने कमिश्नर से चिल्लाकर कहा कि कहां है वो 2 पैसे का सेलिब्रिटी। कमिश्नर ने कहा, अभी वो बैक एरिया में ही है। इतना सुनते ही अखिलेश यादव के गुस्से की कोई सीमा ही न रही। उसका फेस गुस्से से लाल हो गया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो सेलिब्रिटी अभी तक वहां पर होगा। उसने सोचा था कि कमिश्नर ने अब तक उसे जेल में डाल दिया होगा, पर उसे तो कुछ और ही सुनने को मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। तभी वहां पर 40 के आसपास कार्स आकर रुकी। सभी कारें एक से बढ़कर एक ब्रांड्स की थी। उन कार्स में अखिलेश की गैंग के आदमी उतरे। वो सभी वेपन से लैस थे। उनके आदमियों के आने के बाद कमिश्नर और रिसोर्ट का मालिक दोनों घबरा गए थे। मिस्टर मदान ने रिसोर्ट के मालिक को इशारे से अपनी तरफ बुलाया था। रिसोर्ट का मालिक कांपते हुए मिस्टर मदान के सामने गया था। अखिलेश ने उस रिसोर्ट के मालिक से कहा, क्या पीछे जाने का उसके अलावा कोई और डोर भी है? रिसोर्ट के मालिक ने अखिलेश से हकलाते हुए कहा, सर, एक पुराना दरवाजा तो है, पर उसे आज तक कभी भी खोला नहीं गया है। अखिलेश ने उस रिसोर्ट के मालिक से कहा कि वह दरवाजा कहां की तरफ है। रिसोर्ट के मालिक ने कहा कि सर, वो दरवाजा बाहर से ही लॉक है और वो इस रिसोर्ट के पीछे की तरफ से ही खुलेगा। अखिलेश ने अपनी भारी भरकम आवाज में उसे रिसोर्ट के मालिक से कहा, तुम अभी जाकर उस दरवाजे को खोलो, क्योंकि आज वह सेलिब्रिटी किसी भी हाल में मेरे हाथ से नहीं बच सकता। उसने मेरी बेटी की इंसल्ट करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मिस्टर अखिलेश की बात सुनकर उसे रिसोर्ट का मालिक जल्दी से रिसोर्ट के मैनेजर के पास गया और उस मालिक ने बाहर वाले दरवाजे की चाबी लाने के लिए कहा। वो मैनेजर जल्दी से उस बैक एरिया की इमरजेंसी डोर की चाबी लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो मैनेजर दौड़ता हुआ वहां पर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाबियों गुच्छा था जिसमें बहुत सारी चाबियां थीं। मिस्टर अखिलेश को अब एक एक मिनट इंतजार करना भारी हो रहा था। मिस्टर मदान ने गुस्से में चिल्लाकर उस मैनेजर और रिसोर्ट के मालिक से कहा कि तुम दोनों ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है। मैनेजर डरते हुए मिस्टर अखिलेश से बोला, सर, पीछे की इमरजेंसी एग्जिट की चाबी इन्हीं चाबियों के गुच्छे में से एक है। ऑन पॉकेट नॉवेल्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। सर, आज तक उस दरवाजे को खोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसकी चाबी को इस गुच्छे से बाहर निकाला ही नहीं गया। अखिलेश ने उस रिसोर्ट के मैनेजर से गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जल्दी से जाकर उस दरवाजे को खोलो। अगर अगले 5 मिनट में तुमने वो दरवाजा नहीं खोला तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। मिस्टर अखिलेश की बात सुनकर रिसोर्ट का मैनेजर बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलकर पीछे की तरफ चला गया। मैनेजर को वहां से गए 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए अखिलेश भी अपने आदमियों के साथ बाहर से ही पीछे की तरफ चला गया। पीछे जाते ही मिस्टर अखिलेश ने ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से मिस्टर अखिलेश का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। क्या मैनेजर ने उस दरवाजे की चाबी को ढूंढ लिया था? आखिर मिस्टर अखिलेश ने उस रिसोर्ट के पीछे ऐसा क्या देखा जो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया? क्या अखिलेश आज शिवम को सच में ही अपने हाथों से मार डालेगा या होगा कुछ ऐसा जिसकी अखिलेश ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या मिस्टर कमिश्नर इस मैटर में शिवम की कोई मदद नहीं कर पाएंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2।